हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना। आज हम संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, प्रस्तावना की बात करते हैं प्रीम्बल की, तो इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले यूएसए के संविधान में प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को ऐड किया गया था। इसका मीनिंग होता है, प्रस्तावना का मीनिंग होता है, मतलब होता है संविधान का सार कहो, संविधान की भूमिका कहो या संविधान का इंट्रोडक्शन। यानी प्रस्तावना या प्रीएम्बल को संविधान का सार कहा जाता है। इसे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। और ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी और इसे कहाँ अपनाया गया था? तो प्रस्तावना को सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था। और हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, वो हमने यूएसए के संविधान से ली है। ठीक है, सबसे पहले यूएसए में था और बाकी सब देशों ने उससे फॉलो किया। ठीक है, और जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव थे 1946 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ऑब्जेक्टिव ऑफर्स थे, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है, ये संविधान सभा के समक्ष रखे थे। इसमें उनका विचार था कि संविधान जो है किस प्रकार का बनना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे या उद्देश्य प्रस्ताव थे ना, उनमें जो भी बातें लिखी गई थी, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में, वही बातें हमारी प्रस्तावना में दिखाई देती है। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी को आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो प्रस्तावना में है वो उद्देश्य प्रस्ताव की झलक देखने को मिलती है। यानी प्रस्तावना है जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बात समझ में आ गई? और कुछ चीज़ें हैं, देखो, प्रस्तावना को कब ऐड किया गया था संविधान में? ये तो जब संविधान बन रहा था तब। बट उसमें कुछ ऐसे वर्ड है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1976 में। उसके द्वारा भी कुछ शब्द इसमें ऐड किए गए थे। कौन कौन से शब्द वो ऐड किए गए थे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान जो प्रस्तावना है उसमें कई सारे तीन वर्ड ऐड किए गए थे। उसमें पहला है सोशलिस्ट यानी समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और तीसरा है अखंडता यानी इंटीग्रिटी। 3 वर्ड है वो प्रस्तावना में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। कौन कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे? पहला है सोशलिस्ट यानी समाजवाद, दूसरा है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। चीज़ समझ आ गई? जैसे आपको चीज़ रखनी है तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये 3 वर्ड कौन से ऐड किए गए थे बाद में, तो इसके बारे में आप बता देना। अब एक बार हम प्रस्तावना की थीम देख लेते हैं। थीम प्रस्तावना में किन किन शब्दों को शामिल किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत को एक संप्रभु। तो एक बार हम प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड हैं, यानी प्रस्तावना की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। पूरी प्रस्तावना को पढ़ के देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड आप याद रखना, जो वर्ड है ये बाद में काम आएंगे। तो प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड ऐसे क्वेश्चन बन सकता है? तो एक तो प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरन, ठीक है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड याद रखना, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल न्याय प्रदान करेंगे। क्या क्या चीज़ें मैं जो वर्ड बोल रहा याद करना, ठीक है। फिर विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। अब इस बार इस वर्ड को सारे को समझ लेते हैं। देखो, कौन कौन से वर्ड है वो ऐड किए गए हैं हमारे संविधान को, जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कौन कौन से वर्ड है? तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरन वर्ड है। देखो, ये वर्ड रट लेना आप। प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड है? तो पहला है सोवरन एंड सोवरनिटी, प्रभुत्व संपन्न। फिर धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, ये 42nd द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है, सेक्युलर। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड है। फिर है सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, न्याय, जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्री में कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की यानी
कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस या न्याय की बात की। कौन कौन से 3 प्रकार के जस्टिस है? पहला सामाजिक जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, जिसे सोशल जस्टिस भी कहा जाता है, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। दूसरा है आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिकल जस्टिस। तीसरा है राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय, ये वर्ड याद रखना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करेगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की बात हो गई। अब बात करेंगे स्वतंत्रता की। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की लिबर्टी को यूज हुआ है, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। तो 4 प्रकार की लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात हुई। पहली विचार यानी कि थॉट, दूसरी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, धर्म यानी कि बिलीफ, फिर विचार उपासना फेथ और वर्शिप। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, थॉट की लिबर्टी यानी इंडिपेंडेंस, एक्सप्रेशन लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी। तो हमारी प्रस्तावना में किसी भी व्यक्ति को 4 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। थॉट, विचार, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, धर्म, बिलीफ, विश्वास, उपासना, फेथ और वर्शिप। 4 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। तो 3 प्रकार का न्याय था, कौन कौन सा था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 4 प्रकार की लिबर्टी की बात की। कौन कौन सी 4 प्रकार की लिबर्टी है? धर्म है, विश्वास है, अभिव्यक्ति है और विचार। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर 3 प्रकार की, इसके अलावा 2 प्रकार की इक्वलिटी की भी बात की गई है। 3 प्रकार के जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 4 प्रकार की स्वतंत्रता, थॉट, विचार, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, धर्म, बिलीफ, विश्वास, उपासना, फेथ, वर्शिप। 4 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। अब 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई। कौन कौन सी 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है? यानी कौन कौन सी 2 प्रकार की समानता की बात की गई? तो समानता 2 प्रकार की बात की गई। पहली यानी अवसरों की अपॉर्चुनिटी की स्वतंत्र समानता यानी कि अवसरों की समानता यानी अपॉर्चुनिटी की समानता। दूसरी है प्रतिष्ठा, स्टेटस की समानता। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता या इक्वलिटी की बात की गई है? तो हमारी प्रस्तावना में 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की। कौन कौन सी 2 प्रकार की इक्वलिटी है? एक तो है अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी यानी अवसरों की समानता। दूसरी है प्रतिष्ठा की समानता, आय और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, आय और प्रतिष्ठा में समानता होगी। तो आय और प्रतिष्ठा की समानता यानी स्टेटस की इक्वलिटी। तो 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई, एक अवसरों की इक्वलिटी, दूसरी है प्रतिष्ठा की इक्वलिटी। समझ में आ गया? फिर बात करनी है फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की। कौन कौन किस प्रकार की बंधुत्व की बात की गई? इसमें व्यक्ति की और इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी एक तो जो व्यक्ति है उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, तो इंडिविजुअल की डिग्निटी, साथ ही साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इसकी बात की। संविधान में किन किन वर्डों का प्रयोग हुआ? वर्ड में तो आपने देख लिए। एक तो वर्ड प्रयोग हुआ इसमें प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी, समाजवाद, ठीक है, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, गणराज्य, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो वर्ल्ड की बात करी। अब जस्टिस का प्रयोग किया और 3 प्रकार के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। 3 प्रकार की जस्टिस है। फिर स्वतंत्रता की बात हुई तो स्वतंत्रता 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है स्वतंत्रता? 4 प्रकार, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, धर्म, बिलीफ, विश्वास, उपासना, फेथ और वर्शिप। 4 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। फिर बात की समता, समता नहीं इक्वलिटी। 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात होगी। इसके अलावा इसमें व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी और राष्ट्र की एकता, अखंडता, नेशन इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व का भी प्रयोग किया गया। तो ये फ्रेटर्निटी है, इस वर्ड का भी यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड याद रखना कि हमारे संविधान में किन किन वर्डों का प्रयोग हुआ है। हमारे प्रस्तावना में ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सारे वर्ड याद रखने हैं। एक बार वर्ड में फिर से बोल देता हूँ। प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी वर्ड का यूज हुआ है। समाजवादी, सोशलिस्ट वर्ड का यूज हुआ है। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर वर्ड का यूज हुआ है। लोकतांत्रिक, गणराज्य, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा न्याय, जस्टिस वर्ड का यूज हुआ है और तीन प्रकार के जस्टिस की बात की गई। सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता में 4 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास या उपासना, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है। फिर समता की बात हुई तो 2 प्रकार की समता है। इक्वलिटी 2 प्रकार की, उनकी प्रतिष्ठा और अवसर की इक्वलिटी। फिर बात की गई है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। इसके साथ साथ बंधुत्व वर्ड का भी प्रयोग हुआ। तो ये वर्ड मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना में इनमें से कौन सा वर्ड यूज हुआ है या कौन सा वर्ड यूज नहीं हुआ है। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
संविधान है उसमें अडॉप्ट किया गया था, तो उसके साथ साथ प्रस्तावना को भी अडॉप्ट कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को भी अडॉप्ट कर दिया गया था, ठीक है। और 26 जैन 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था, तो उसके साथ साथ प्रस्तावना भी लागू कर दी गई थी। प्रस्तावना को बाद में ऐड किया गया था, पहले संविधान के दूसरे पार्ट बन गए थे, प्रस्तावना बाद में बनी थी, इसे बाद में ऐड किया गया था। अब एक बार फैक्टर यानी तत्वों के बारे में जान लेते हैं, संविधान के जो भी वर्ड है तत्व उनके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान में तो ये जो प्रस्तावना है यानी कि संविधान की जो इतनी पावर है उसका सोर्स क्या है, संविधान के पास में जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रस्तावना है, उनके पास जो अधिकार है उसका सोर्स है वो भारत की जनता है। इंडियन पॉपुलेशन भारत की जनता है, वो हमारे संविधान का सोर्स है, ठीक है। जो संविधान के पास शक्तियाँ है या प्रस्तावना में जो शक्तियाँ है, इसका सोर्स है वो भारत की जनता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सोर्स क्या है, तो सोर्स है भारत की जनता, ठीक है। इसके बाद में नेचर यानी इंडिया का नेचर क्या है, प्रकृति किस प्रकार की है। तो इसमें वर्ल्ड की बात की, कौन कौन से वर्ल्ड यूज हुए, तो भारत एक सोवरन कंट्री है, संप्रभु देश है, साथ साथ में ये सोशलिस्ट समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये इंडिया का नेचर बताता है। प्रस्तावना में जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है भारत का नेचर बताता है कि भारत एक सोवरन कंट्री है, जो कि सोशलिस्ट कंट्री है, ये धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये इंडिया का पूरा नेचर बताया गया इन वर्ल्ड के द्वारा। फिर इसका एम क्या है, इसका एम है इंश्योर करना जस्टिस और लिबर्टी, स्वतंत्रता, साथ ही साथ समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इन चारों को इंश्योर करना है कि ये तो जस्टिस, सबको न्याय मिले। हम तीन टाइप का न्याय की बात की, 3 टाइप के न्याय की बात करी गई थी। सोशलिस्ट, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की बात की गई। फिर लिबर्टी एंड स्वतंत्रता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। थॉट की स्वतंत्रता, फिर एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, फिर फेथ की स्वतंत्रता और बिलीफ की स्वतंत्रता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। फिर इक्वलिटी, 2 प्रकार की इक्वलिटी थी, अवसरों की, स्टेटस की इक्वलिटी, ठीक है। और ये फिर वर्ल्ड होता बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। तो ये हमारा जो प्रस्तावना इसका एम है। इसे लागू किया कब किया गया था, लागू किया था जनवरी 1950 को, और इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब जो वर्ड है ना, उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो पहला वर्ड था सोवरन यानी संप्रभुता। संप्रभुता की बात करें तो भारत है, उस पर किसी भी प्रकार के अदर जो भी देश है उनका किसी का भारत पे कोई दबाव नहीं है। भारत एक सोवरन कंट्री है, वो अपना डिसीजन है, वो किसी भी प्रकार से लेने को कुछ भी डिसीजन ले सकता है। किसी दूसरी कंट्री के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता कि भारत को इस प्रकार का डिसीजन लो। जैसे कि देखो कुछ लोग कहते हैं 1949 में इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ को साइन किया था, कॉमनवेल्थ का इंडिया पार्ट है, तो क्या इंडिया यूके या ब्रिटेन का गुलाम है या कॉमनवेल्थ का नेशन का गुलाम है? तो नहीं। इंडिया का वो जो कॉमनवेल्थ को साइन किया था, तो वो इंडिया की जो सोवरेनिटी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिया एक सोवरन कंट्री, वो अपनी सीमा में कुछ भी डिसीजन ले सकता है, अपने राज्यों को, अपने जो भी क्षेत्र है उसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकता है। इसमें कोई बाहरी देश है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इंडिया एक सोवरन कंट्री, ये इंडिया की सोवरेनिटी को दर्शाता है। फिर समाजवाद यानी सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की बात करें ना, तो ये वर्ड है हमारी प्रस्तावना में, जब प्रस्तावना को ऐड किया गया था उस टाइम ये वर्ड नहीं था। बट हमारे जो संविधान में आप कैरेक्टर को देखोगे ना, संविधान में, जिस संविधान में कुछ आर्टिकल का है, उन प्रयोग देखोगे तो उनके तरीकों से देख के समझ आएगा कि भारत का झुकाव हमेशा समाजवाद की ओर रहा है, ठीक है। तो समाजवाद वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जो समाजवाद यानी सोशलिस्ट वर्ड है, इसको भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इससे पहले ये संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो अब भारत में जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अब तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सोशलिस्ट क्या है, देखो सोशलिस्ट एक तो होता है जैसे कि रसिया है, समाजवाद है, साम्यवाद वहाँ पर है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं है। वो जो देश है वहाँ पर समाजवाद का मतलब, साम्यवाद का मतलब अलग है। वहाँ पर साम्यवाद का मतलब है कि पूरी पावर है वो सरकार के पास में, जो सत्ता है उसके पास में। वहाँ पर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का साफ खिलाफ होता है कि वहाँ पर प्राइवेट कंपनियां नहीं होती। कोई भी काम है वो सरकार द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा किया जाएगा। डायरेक्ट एग्जांपल भी समझो कि स्टेट है, रसिया की जो स्टेट है, स्टेट अथॉरिटी मींस वहाँ की जो सरकार है वही सारा काम करेगी। वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के पास में कुछ भी अधिकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी काम ही नहीं कर सकती है। तो वो साम्यवाद है, प्योर साम्यवाद है, ठीक है, या समाजवाद कह सकते हो। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, रसिया में कम्युनिस्ट सरकार है, बट हम कर रहे हैं भारत की बात। तो भारत कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, भारत में सोशलिस्ट सरकार है। तो ये भारत का जो सोशलिस्ट है ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। वहाँ का जो सोशलिस्ट है एक पार्टी की सरकार है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं है। और भारत का जो सोशलिस्ट है
वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें क्या होता है, इसमें निजीकरण को भी तवज्जो दिया जाता है, यानी प्राइवेटाइजेशन को भी तवज्जो दिया जाता है। कुछ जगह सरकार काम करेगी, कुछ जगह प्राइवेट कंपनी भी काम करेगी, तो इसका झुकाव है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर भी रहता है। ठीक है, तो जैसे एलपीजी रिफॉर्म हमारे द्वारा लाए गए थे 1992 में, तो इससे भी पता चलता है कि भारत का झुकाव है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर है। भारत का जो सोशलिज्म का मॉडर्न जो मॉडल है वो रसिया से या चाइना से अलग है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर तीसरा जो हमारी प्रस्तावना में वर्ड यूज हुआ था वो है सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। देखो हमारी जो प्रस्तावना है ना, उसमें ये धर्मनिरपेक्षता भी वर्ड है। जब प्रस्तावना को संविधान का पार्ट बनाया गया था तब उसमें ये शामिल नहीं था, बट जो हमारे संविधान का आप नेचर देखोगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, साथ ही साथ 25, 26, 27, 28, 9, 29, 30, इन सब को आप देखोगे ना, इनको देखने से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हमारे संविधान निर्माता और जिन्होंने संविधान बनाया था उनका झुकाव हमेशा धर्मनिरपेक्षता की ओर था। हमारा देश हमेशा सेक्युलरिज्म की ओर जाना चाहता। तो इसी के लिए मतलब ये सब देखते हुए बाद में गवर्नमेंट द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये जो धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म वर्ड है वो हमारी प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाया गया था। तो आज सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का एक अभिन्न अंग है, हमारा एक मूलभूत ढांचा है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा चेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट द्वारा ये सेक्युलरिज्म वर्ड है वो संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष वेस्टर्न की तरह नहीं है। यहाँ स्टेट है वो कुछ मामलों में धर्म में भी इंटरफेयर कर सकता है। हमने देखा था पिछले अध्याय में कि जो वेस्टर्न में सेक्युलरिज्म है वो भारत के सेक्युलरिज्म से अलग है। वहाँ पर स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, पूर्ण तो सेपरेट है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पे काम करता है। बट हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पे काम नहीं करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेशन बोल सकते हो या कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। जहाँ धर्म में आवश्यकता है वहाँ पर स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, फोर्थ वर्ड नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है जिसका प्रीम्बल में मेंशन है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या होता है? तो लोकतांत्रिक हमारा देश लोकतंत्र तो है ही, और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि एक तो होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि वहाँ जैसे स्विट्जरलैंड में वहाँ क्या होता है, जो जनता है ना वो डायरेक्टली शासन करती है। कैसे? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको पहले इलेक्ट किया जाता है, फिर अगर उनको कोई कानून बनाना है या कुछ भी काम करना है तो वो पहले जनता की राय लेंगे। ठीक है, जनता को अगर वो पसंद नहीं आते हैं तो जनता के पास टूल है, जैसे कि पहला है रेफरेंडम, पहले वो रेफरेंडम करवाया जाता है, फिर इनिशिएटिव पहल करवाई जाती है, फिर रिकॉल वापस बुलाया जाता है, फिर प्लेबिसाइट जनमत करवाया जाता है। इन सब के माध्यम से जनता है वो रेगुलेट करती है जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको। रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम करवाया जाता है कि आपको ये जो कानून बना रहे हैं ये सही है या पॉलिसी बना रहे हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंडम के माध्यम से। फिर इनिशिएटिव पहल की जाती है कि हाँ हम ये इनिशिएट कर रहे हैं कि आप ये काम करो, जनता खुद जाके बोलती है हम पहल कर रहे हैं आप ये काम करो। ठीक है, अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो रिकॉल के माध्यम से उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। फिर लास्ट में प्लेबिसाइट जनमत संग्रह होता है और फाइनली काम करवाया जा सकता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में होता है। फिर भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारे देशों की राय भी तो अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी ओर से हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पावर है उसका यूज़ करते हैं। तो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारी शक्तियों का उपयोग करें। किस प्रकार से हमारी शक्तियों का उपयोग करते हैं? वो पार्लियामेंट में जाके हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो भी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कौन कौन से दो प्रकार होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में? तो एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है? यहाँ पर है वो जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो रूल करते हैं और उनके माध्यम से पूरी सरकार चलाई जाती है। और जो अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट के माध्यम से काम चलता है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट होते हैं। दोनों जो हम बात करें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, इनमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और भारत में जो लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के तो क्या कैरेक्टर है? भारत में डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टर तो होंगे जिस आधार पर कह सकते हैं भारत में डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मताधिकार है, वोट देने का राइट है, वोटिंग राइट है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम है,
यहाँ पे लॉ सुप्रीमेसी यानी कानून की सर्वोच्चता है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का अभाव है, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का अभाव है। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं जिनको देख के आप कह सकते हो कि भारत में डेमोक्रेसी है, ठीक है। और फिर हमने एक वर्ड यूज़ किया था रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो रिपब्लिक क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी तो हमने देख लिया था, यूके यूएस सब जगह डेमोक्रेसी, इंडिया में, बट रिपब्लिक, अब रिपब्लिक में क्या होता है? जैसे यूके की बात करोगे ना तो वहाँ रिपब्लिक नहीं है, बिकॉज वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट है ना, वो इलेक्टेड नहीं है, वो एक सक्सेसर के थ्रू आता है, मतलब वहाँ पे उत्तराधिकार होता है राजा का, किंग का, क्वीन का, वही वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट बनता है। तो वहाँ पर राजशाही सिस्टम है, तो राजशाही में जो रिपब्लिक होता है वहाँ नहीं होता है। बट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक है, बिकॉज यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है ना, वो इलेक्टेड है, उसका इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो, बट वो माना जाएगा रिपब्लिक। बिकॉज अगर हेड ऑफ स्टेट है वो जनता द्वारा चुना जाता है तो वो रिपब्लिक माना जाएगा। और यूके में क्या है, वहाँ पर राजा रानी है और वो रूल करते हैं, हेड ऑफ स्टेट वही होता है। और रिपब्लिक का एक और फीचर ये है कि रिपब्लिक में जो विशेषाधिकार होते हैं ना, स्पेशल राइट है, स्पेशल प्रिविलेजेस है, वो किसी के पास भी नहीं होता। जैसे यूके की आप बात देखोगे, इंग्लैंड की, तो वहाँ है राजा रानी यानी किंग और क्वीन के पास में स्पेशल प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, बट भारत में किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं है। ये रिपब्लिक का एक और फीचर है। नेक्स्ट वर्ड है जो प्रीम्बल में है, प्रीम्बल में वो है जस्टिस यानी न्याय। तो भारत में 4 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के जस्टिस की बात की। पहला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, दूसरा इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। इस 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है और इंश्योर किया गया है कि लोगों को 3 प्रकार के जस्टिस से वो प्राप्त हो, 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हो। तो ये जस्टिस वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड जाने से पहले इन जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। तो सोशल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय। तो हर व्यक्ति है उसके साथ सामाजिक स्तर पर समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, धर्म है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान है, किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना भी किसी की व्यक्ति के पास में कोई विशेषाधिकार हो, किसी भी व्यक्ति के पास में ना तो प्रिविलेजेस होना चाहिए और ना किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय को सूचित करता है। अगर देश में सामाजिक न्याय है तो व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, समान व्यवहार होगा, ठीक है, और किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। तो ये सामाजिक न्याय को सूचित करेगा कि हाँ, इस देश में सामाजिक न्याय है, वो फली भांति फल फूल रहा है, ठीक है। दूसरा है आर्थिक न्याय। इसमें है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको इस आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। तो आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है किसी भी प्रकार से सरकार का ये दायित्व है, राज्य का ये दायित्व है, वो इनइक्वालिटी को दूर करने का प्रयास करा है। यानी कि राज्य का दायित्व सौंपा गया है राज्य को कि वो आय की जो असमानता है और किसी भी प्रकार की और भी जो असमानता है उसे दूर करने का राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। आय है, संपत्ति है और भी किसी प्रकार की जो असमानता है उसे दूर करने का प्रयास करेगा राज्य। ये तो होगी आर्थिक न्याय। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वलिटी, इसमें क्या है? सामाजिक है, आर्थिक है, पॉलिटिकल न्याय, जस्टिस की पार्ट है, ठीक है। इसमें किसी भी आधार पर लोगों के साथ में पॉलिटिकल बेस पे भेदभाव नहीं होगा। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है और वो डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय को दर्शाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये जो तीनों वर्ड है वो हमने लिए थे रशियन जो क्रांति हुई थी, रशिया की क्रांति आपने पढ़ा होगा 1970 में हुई थी, ठीक है, जार के शासन के खिलाफ हुई थी। तो वहाँ से ये 3 वर्ड लिए गए थे, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये तीनों वर्ड हमने रशियन क्रांति से लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करिए। सबसे पहले हम लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है वो कुछ भी काम कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होने। अगर रोक टोक है तो वो लिबर्टी नहीं है, तो व्यक्ति पर रोक टोक का अभाव हो, वहाँ लिबर्टी होती है। 4 प्रकार की लिबर्टी की बात करेगी प्रस्तावना में। कौन कौन सी लिबर्टी की बात करेगी ये प्रस्तावना? तो लिबर्टी में सबसे पहले है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, उसकी फीलिंग बता सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी है थॉट, उसे कुछ भी विचार करने की अधिकार है, उसे विचारने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तीसरा है वो है धर्म की स्वतंत्रता। वो धार्मिक उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और चौथा है
वो फेथ बिलीफ क्या मानता है, तो उसे आप रोक नहीं सकते। तो ये हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात की। बट ये जो स्वतंत्रता है, ये जो लिबर्टी है, ये ऐसे नहीं है कि आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मेरा मन हुआ मैंने किसी को मार दिया, गोली मार दी, मैं किसी को चांटे मार दूं, ऐसा नहीं है। इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जब आप फंडामेंटल राइट को पढ़ोगे तो हर फंडामेंटल राइट जब आपका राइट है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अगर उसका दुरुपयोग होगा तो आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, आप अपने राइट का यूज करो, और राइट का यूज वहां तक करो जहां किसी और को इससे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इक्वलिटी, यानी समानता या समता या समानता की बात करें तो पहले एक बात जान लेते हैं कि समता यानी इक्वलिटी, स्वतंत्रता लिबर्टी और बंधुत्व फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति। 1787 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वहां से ये तीनों वर्ड उठाए गए हैं। तो ये पहले याद रखना। हमने इससे पहले रशिया के 3 वर्ड उठाए थे, सामाजिक, आर्थिक और वो पॉलिटिकल न्याय की बात करी थी, वो रशिया से उठाए गए थे, रशियन क्रांति से। यहाँ पर इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी 3 वर्ड उठाए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, अब इक्वलिटी की बात कर लेते हैं, इक्वालिटी की यानी समता की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर किसी देश में अगर समता का है व्यवहार होता है, समता का बढ़ावा दिया जाता है, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ पास में स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी, यानी स्पेशल पावर नहीं होगी, स्पेशल शक्तियाँ नहीं होगी, स्पेशल विशेषाधिकार नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास स्पेशल विशेषाधिकार है तो वहाँ पे तो कैसे किस प्रकार से आप समता ला सकते हो। तो जहाँ समानता की बात आती है वहाँ किसी के पास में विशेषाधिकार नहीं। हाँ, कुछ मामलों में विशेषाधिकार हो सकते हैं, जैसे आर्मी रैंक का ऑफिसर है, राष्ट्रपति जी है, वो उन पोस्ट जानी, तो कुछ मामलों में हो सकता है, बट ज़्यादातर है किसी के पास में ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं होंगे, इक्वल ही होंगे सारे के सारे। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, भेदभाव का भी अभाव होगा, किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात होगी, भेदभाव नहीं होगा और विशेषाधिकार के अभाव होगा। समता की बात की। अब समानता की हम बात करें ना, इक्वलिटी की, तो वो भी 3 प्रकार की, एक तो नागरिक यानी सिविल इक्वलिटी समानता, दूसरी राजनीतिक समानता, तीसरी आर्थिक समानता। तो पहले नागरिक समानता की बात करें तो ये हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल है, उनमें नागरिक समानता भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान है। विधि है जो हमारा लॉ है उसके समक्ष है वो सभी समान है। लॉ है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 14 में दिखाया गया। और आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन का अभाव होगा, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, देखो ये वर्ड याद रखना जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात बताऊँगा, 4 वर्ड बताऊँगा, ग्राउंड बताऊंगा किस किस आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये वर्ड प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि आर्टिकल 15 में किन किन वर्ड का यूज हुआ है, किन किन वर्ड के आधार पर, किन किन पे आधार पर भेदभाव का अभाव होना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है आर्टिकल 15 को आप डिटेल से पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ में पहला रेस यानी नस्ल, दूसरा रिलीजन यानी धर्म, तीसरा कास्ट यानी जाति, चौथा है सेक्स और बर्थ पैलेस। इन चारों के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये चारों वर्ड याद रखना, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान। कौन कौन से? जाति, कास्ट, रिलीजन, धर्म, नस्ल, रेस, सेक्स और बर्थ पैलेस। इन चारों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। ये वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब व्यक्ति है वो समान है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग से हो, उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में ये लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 70 की बात करें तो यहाँ पर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करने की बात की गई। ये तो गलत चीज़ है, इसे तो खत्म करना ही चाहिए था। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 70 में की। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, 18 की, तो यहाँ पर उपाधियों का अंत है, यानी टाइटल्स होते हैं ना, टाइटल्स, उनकी एबोलिशन करने की बात करिए। किसी भी व्यक्ति के पास में कोई स्पेशल टाइटल्स नहीं होने चाहिए। जैसे अभी सचिन को भारत रत्न मिला है तो वो ऐसे दिखा नहीं सकता कि मेरे पास भारत रत्न है, मेरे नाम के आगे ऐसे लिखोगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं। तो उपाधि है यानी टाइटल्स है, उनकी अंत करने की बात की। हालांकि कुछ टाइटल है उसको आप होल्ड कर सकते हो, जैसे मेजर है या कोई आर्मी के किसी अधिकारी को कोई दिया गया है टाइटल तो उसका आप यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार की टाइटल की मना नहीं है, बट
जो उसके अलावा जो टाइटल है उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहले सर, राजा, महाराजा इस प्रकार के टाइटल का यूज़ नहीं किया, इसलिए आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रोविजन है, वो भी समता की बात करते हैं, जिसमें राजनीतिक इक्वलिटी को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 325 आर्टिकल 325 में क्या है, वोटिंग राइट देने की बात की, और किन किन आधार पर वोटिंग राइट देने से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी ग्राउंड याद रखना, ये ग्राउंड के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो धर्म, जाति, लिंग और वर्ग। वहाँ पे क्या था, धर्म, जाति, लिंग, वहाँ पे धर्म था, जाति था, रेस था, ठीक है। वहाँ पे रेस एक्स्ट्रा वर्ड था, और यहाँ पे क्या, धर्म, जाति, लिंग और वर्ग, यहाँ पे वर्ग एक्स्ट्रा वर्ड है। इन वर्डों को याद कर, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आर्टिकल 15 की बात करें कि धर्म, जाति, लिंग और रेस, धर्म, जाति, लिंग और रेस के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जिसमें बर्थ पहले से है वो लिंग के साथ में ऐड था। और यहाँ पर क्या, धर्म, रिलीजन, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। मीन्स इन चारों के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। किन, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने से नहीं रोका जाएगा, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने से नहीं रोका जाएगा, लिंग के आधार पर और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने से रोका नहीं जाएगा। यानी उसे अयोग्य इसलिए नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि वो इस धर्म से संबंधित है, इस जाति से संबंधित, इस वर्ग से संबंधित है या इस लिंग से संबंधित है, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी को, राजनीतिक समानता है, वहाँ पर इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में आर्टिकल 326 में कहा गया, और लोकसभा और विधानसभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की यानी वयस्क मताधिकार की बात की गई। आर्टिकल 39 में डीपीएस में वो समान काम समान वेतन की बात करता है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिकल इक्वलिटी की भी बात हो गई। समान काम समान वेतन मीन्स इक्वलिटी है, वो इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात करते हैं। जितना काम करोगे वहाँ उतने ही पैसे मिलेंगे। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड जो है फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। बंधुत्व को मतलब फ्रेटर्निटी जो बंधुत्व की भावना है उसे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में और संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन की, जैसे कि हमारे देश में वो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता रखने के पीछे क्या कारण था, तो संविधान निर्माता जानते थे अगर हर राज्य की अलग अलग नागरिकता होगी अमेरिका की तरह, तो देश में है वो दूरी आएगी, अलगाव की भावना पैदा होगी। बट हमारे देश में सिंगल नागरिक है, कोई भी भारत का किसी भी राज्य से संबंधित हो वो ओनली भारतीय है, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हो, नॉर्दर्न भारतीय हो, उत्तरी भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, उत्तर पूर्वी हो, पश्चिमी, कहीं का भी हो, वो ओनली भारतीय इंडियन है, ठीक है। इंडियन की भावना जगाने के लिए, देश राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, जो बंधुत्व फ्रेटर्निटी की भावना जगाने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A में, उसमें कहा गया था कि भाईचारे की जो फ्रेटर्निटी की जो भावना है उसे प्रचार करना आपका एक कर्तव्य है। देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान की अखंडता की रक्षा करेगा। इसके अलावा एक और मतलब ऐसे 10 प्रकार के कर्तव्य, 11 प्रकार के जो बाद में ऐड किया गया था, उसमें एक कर्तव्य ये भी बताया गया था कि देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अपने जो भी देश के नागरिक है उनके प्रति भाईचारे की भावना रखेगा और भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से संविधान ने काफ़ी सारी कोशिशें करी है जिसके माध्यम से जो बंधुत्व की भावना है उसे बढ़ाया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा संविधान में कुछ और बातों का जिक्र है जिससे भी बंधुत्व की भावना को बढ़ाने में मदद मिली है। जैसे कि इंडिविजुअल रेस्पेक्ट की बात की गई, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी इंडिविजुअल रेस्पेक्ट हो गई, उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हो आप, उसकी व्यक्तिगत रूप से आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे, सम्मान करोगे। तो एक व्यक्तिगत सम्मान यानी इंडिविजुअल रेस्पेक्ट, साथ ही साथ देश की एकता अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य। हमने पहले बात की हमारी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें देश की एकता अखंडता की रक्षा करना ये एक ड्यूटी में शामिल है। तो इसलिए हमारे संविधान में ये बात की गई है कि एक तो हर व्यक्ति के सम्मान होना चाहिए, उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है, साथ ही देश की एकता अखंडता की भी रक्षा करना देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है। जो अखंडता वर्ड है इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया था, संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करें हमारी प्रस्तावना का, तो इसे संविधान की कुंजी यानी की भी कहा जाता है। जो हमारी प्रस्तावना है इसे कॉन्स्टिट्यूशन की भी कहा जाता है। साथ ही साथ में ये पूरे संविधान का एक सोर्स है जिससे बताया जाता है कि संविधान की ऐसे कहता है समरी है, तो ये संविधान की समरी है। आप प्रस्तावना को पढ़ लो, आपको संविधान समझ में आ जाएगा हमारे संविधान में किस प्रकार के विचार रखे गए हैं। तो ये समरी की तरह भी इसे दर्शाया गया है। इसका काफ़ी महत्व है, काफ़ी अलग अलग लोगों द्वारा इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। आप लक्ष्मीकांत में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, बट प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं। तो इसका सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है प्रस्तावना का, ठीक है। अब एक डिस्कशन चला था
कि हमारा जो प्रीम्बल है यानी संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है नहीं है। मतलब डिस्कस ये था प्रीम्बल है, इज दैट प्रीम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इस प्रकार का डिस्कशन चला, कोर्ट में भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम में अलग अलग निर्णय दिए और उसके माध्यम से सिद्ध किया कि पार्ट है नहीं है। तो इसके बारे में देख ले। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो नया फिर एक मामला आया था बेरूबाड़ी संघ के नाम से। तो बेरूबाड़ी संघ मामले में 1960 में आया था ये मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले तो प्रस्तावना की काफ़ी सारी तारीफ करी कि प्रस्तावना इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना में जो हमारे संविधान निर्माता है उनके विचारों की अभिव्यक्ति है, किस प्रकार के वो देश को देखना चाहते थे, किस प्रकार संविधान के प्रति उनकी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उस सब के बारे में बात की गई। उसके बाद में फाइनली उन्होंने अपने वर्डिक्ट में बताया कि प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था? बेरूबाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो केस आया था वो आया था केशवानंद भारती केस, और ये आया था 1973 में। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका डिसीजन लेने का जो फैसला है, इसका डिसीजन कौन लेगा, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा केस बाय केस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। इस प्रकार एक बहुत लंबी चौड़ी बेसिक स्ट्रक्चर की सूची बनाई गई थी और तय किया गया था कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है और नहीं है। बट जब हम 1973 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में जो प्रस्तावना थी उसको संविधान का पार्ट बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। इस फैसले के बाद 1976 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया और 3 वर्ड ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, साथ ही साथ में सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया था और इंटीग्रेटिव वर्ड भी ऐड किया गया था। ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट भी हो गया। तो नेक्स्ट फिर एक और केस आया था, वो आया था LIC केस। ठीक है। LIC केस जो 1995 में आया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। फिर से एक बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई और अब फाइनली है उसे प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया है, और अभी हाल की स्थिति ये है कि प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है उसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट देखने का काम करेगी। ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। अब प्रस्तावना है वो जुडिशियल नहीं है, नॉन जुडिशियल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसकी जो व्यवस्था है उसको न्यायालय में ले जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ जो प्रस्तावना है वो किसी भी प्रकार से लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा है यानी विधायिका है उस पर ना तो किसी प्रकार का नियंत्रित करती है और ना किसी भी प्रकार से उसे पावर देती है। ना तो विधायिका है उसकी शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना ना तो किसी भी प्रकार की शक्ति देने का काम करती है और ना ही किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने का काम करती है। अब क्या प्रस्तावना में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो हमने अलग अलग केस के माध्यम से देखा था। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था संविधान पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अभी फाइनल सिचुएशन ये है कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो आज ही हमने पूरा ये टॉपिक खत्म किया, कल से हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।